करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां पर अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। जी हां, बात अगर जहांगीरपुरी की करें तो यहां आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल गया। जहांगीरपुरी की आज की तस्वीरों ने यह बता दिया, यह साबित कर दिया कि देश में अतिक्रमण फैलाने वालों का यही हश्र होगा। कानून तोड़ने वालों पर देश की सरकार ऐसी ही सख्ती करेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बाकायदा भारी संख्या में वहां पर फोर्स की तैनाती भी की थी। लेकिन बावजूद इसके कई लोग हैं जो इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि हम इस मामले में आज किसी तरह की कोई सियासत नहीं करने जा रहे हैं। जहांगीरपुरी में बल्कि 3 दिन पहले हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर जो हमला हुआ था, उसके बाद से पूरे देश की नजरें जहांगीरपुरी पर टिकी हुई थी। हालांकि अभी तक इस एक्शन का सीधा संबंध जो है वो अतिक्रमण से है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज जहांगीरपुरी से आई है, उससे ये साफ हो गया कि कानून से ऊपर तो कोई नहीं। अतिक्रमण पर एक्शन एक तरफ है, तो वहीं जहांगीरपुरी की जो हिंसा है उसमें शामिल जो आरोपी हैं उन पर एक्शन का संदेश सामने रखना जरूरी है, क्योंकि यहां हम बात देश की सुरक्षा की कर रहे हैं। 16 अप्रैल की वो तारीख तो याद ही होगी आपको, जब जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उसके पीछे इन्हीं गलियों में छिपे बैठे थे वो उन्मादी, वो दंगाई जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो दंगाई जो देश के भीतर ही एक तरफ समाज को बांटने और तोड़ने की साजिश रचते हैं। यही कारण है कि इन दंगाइयों के खिलाफ सरकार सख्त है और इनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए इन पर रासुका यानी कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए क्या रासुका ही जरूरी है, क्या दंगाइयों की सही दवा और इलाज NSA ही है। इस मुद्दे पर हम बहस शुरू करें उससे पहले आइए आपको जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर और हिंसा में शामिल उन अपराधियों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर का वार, कानून तोड़ने वालों पर बुलडोजर प्रहार, NSA ही अपराधियों का उपचार। रामनवमी पर पत्थर बरसाए गए, हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर तलवारें निकाल दी गई, सड़क पर निकल रही शोभा यात्रा पर पत्थरों की बरसात हुई, देश के अनेक शहरों में बवाल हुआ। लेकिन 16 अप्रैल को जिस तरह का तांडव जहांगीरपुरी में देखने को मिला, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हिंसा के 3 दिन बाद भी जहांगीरपुरी में पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस पूरे एक्शन में है। 2 दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। देश के गृह मंत्री के आदेश पर 5 आरोपियों पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का केस दर्ज किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश का माहौल बिगाड़ने वालों की दवा क्या NSA ही है? वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते और उन पर कितने लोग विश्वास करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा होता है। जो राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों के साथ समझौता करने पर चले जाएं, उनके घरों पर सोने चले जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये सत्य से परे है, इट इज़ बेरेफ्ट ऑफ ट्रूथ। ऐसा नहीं है। हम लोग एक प्रोफेशनल एजेंसी हैं और हम लोग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करते हैं, और कोई भी मिसचीफ मॉन्गर अगर इसमें गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करता है या कानून को हाथ में लेता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। ये सिविक एजेंसी इस पे बतला पाएगी और सिविक एजेंसी ही इसको काम को अंजाम देती है जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होता है, और पुलिस का काम केवल वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। देश में जब कभी सख्त कानून का इस्तेमाल होता है, तब सियासत भी रंग दिखाना शुरू कर देती है। राजनीतिक दल अपने अपने सियासी चश्मे से इसे देखने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश हित में लगने वाले रासुका पर यह सियासत क्यों शुरू हो जाती है? दंगाई अपराधियों के खिलाफ होने वाले एक्शन पर सवाल क्यों उठने लगते हैं? 2020 में अमित शाह ने दंगे कराए, 2022 में अमित शाह ने दंगे कराए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर दंगे कराए। अगर दंगे रुकवाने हैं
तो बुलडोजर चलना चाहिए बीजेपी के मुख्यालय पर, अमित शाह के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, दंगे रुक जाएंगे। पूरे देश में इन लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है। अपराधियों का बचाव, कानून तोड़ने वालों का साथ देना कुछ दलों का जैसे एजेंडा सा बन गया है। यही नहीं, एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान भी सियासी दलों की आंखों में चुभने लगा है। जहांगीरपुरी में आज सुबह शुरू हुई अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर घमासान छिड़ा हुआ है। सड़क पर अवैध कब्जे को हटाने की मुहिम को सियासी दल 16 अप्रैल की हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि एमसीडी अपनी बात में ये साफ कर चुकी है कि ये कार्रवाई उनके खिलाफ की जा रही है जिन्होंने सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि आखिर कब तक हम कार्रवाई को अपने राजनीतिक नफा नुकसान की नजर से देखते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब इस घटना के बाद यहां उठ रहे हैं और इसी पर हम करेंगे आज विस्तार से चर्चा। और तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ संगीत रागी जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनके अलावा मौलाना अंसार रजा साहब, फाउंडर हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। इनके अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ यास्मीन फारूकी जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत प्रीति पांडे मैं आपसे करना चाहती हूं कि आखिर कब तक हम इस तरह की जो कार्रवाई है उनको राजनीतिक चश्मे से देखते रहेंगे या उसके नफा नुकसान से देखते रहेंगे? ठीक, थैंक यू। देखिए हिमानी जी, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से 16 तारीख को ये हिंसा हुई है और इसके बाद बहुत सारे नेता इनके पक्ष में उतर गए हैं और इनको बचाने के लिए उतर गए। दिल्ली में जितनी बार दंगे हुए हैं उतनी बार बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंच जाते हैं उनको बचाने के लिए। अगर हनुमान जयंती पे एक जुलूस निकल रहा है, या मैं कह रही हूँ मुहर्रम में एक जुलूस निकल रहा है और वहाँ पे किसी तरह का पथराव होता है, किसी तरह से वहाँ पे तलवार लेके लोग निकल जाते हैं, तो इसकी सबसे पहले इसलिए जाँच होनी चाहिए कि अगर जुलूस में पत्थरबाजी हो रही है तो लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर कैसे आते हैं, फिर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के घरों में तलवार क्या पहले से रखी? अगर हमारे और आपके घर में झगड़ा होगा तो हमारे घर में से तलवारें नहीं निकल जाएंगी। क्यों ऐसा होता है कि इतनी भारी तादाद में तलवारें निकल जाती हैं, इतनी भारी तादाद में स्टोन पेल्टिंग होने लगती है और फिर नेता भी बचाने आ जाते हैं? और इस तरह के जो नेता आते हैं बचाने, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों का साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यास्मीन फारूकी से मैं इस पर एक क्विक रिएक्शन यहाँ पर लेना चाहूंगी। यास्मीन फारूकी, ऐसा क्यों होता है? क्यों ये जो खुदाई ठेकेदार है ये यहाँ पर आ जाते हैं, रोना गाना शुरू कर देते हैं, तमाम वो जो टूल किट गैंग है अचानक से एक्टिव हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? दंगाई तो दंगाई है ना। मुझे हैरानगी होती है, मैं मतलब स्पीचलेस हूँ इस बात पे कि गरीबों के घर टूट रहे हैं, उनके आप फोटो वो देखिए, उनको मारा जा रहा है, उन्हें परेशान करा जा रहा है, प्री प्लान सारी चीज़ें चल रही हैं, और आप ये बात कह रहे हो कि क्यों उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं गरीब? उनके आपने वीडियोस देखे हैं जिन हालतों में नोट बिखरे पड़े हैं वो अपने समेट रहे हैं? क्या ये आपने वो वीडियोस देखे जो उससे पहले की जो तैयारियां हो रही है, जो हॉकी से लेकर रॉड से लेकर तमाम बोतलों से लेकर पत्थर से लेकर हथियार से लेकर पेट्रोल बम से लेकर तमाम चीजें इकट्ठा की जा रही है? यास्मीन जी, आपने वो वीडियोस देखे? आप एंकर हैं, आप बायस होकर मत बोलिए। मैं बायस होकर नहीं कह रही हूँ, मैं बायस होकर नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपने वो वीडियोस देखे? अगर टीवी वाले बायस होकर बैठते हो आप, मैं कल प्लीज यास्मीन जी, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपसे मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पेट्रोल बम यूज करने दे, आपको पेट्रोल बम यूज करने दे, आपको तलवारें यूज करने दे, आपको हनुमान जयंती में दंगा करने दे, और अगर कोई बोलने खड़ा हो रहा है तो उसके ऊपर उंगली। गरीब आतंकवादी और गरीब मैडम एक मोहतरमा है। बड़ी अच्छी कहानी है कि बुलडोजर चला, आतंकवादी और गरीबों में फर्क है। यास्मीन जी, गुंडा गुंडा होता है, अपराधी अपराधी होता है, दंगाई दंगाई होता है। ये बोलने में कितना वक्त लगता है? ये बोलने में कितना वक्त लगता है? और क्यों आप हर बार उसको धर्म के चश्मे से देखने लगती हैं? क्यों हर बार धर्म के चश्मे से देखने लगती हैं? महिलाओं के लिए धर्म के गुरु कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों का रेप करो, नरसंहार करो, तो वही नरसंहार तो करवा रहे हो ना। गवर्नमेंट खुद खड़े होके करवा रही है, पुलिस खड़े होके करवा रही है,
आप दिल की आग को इस वक्त समझ नहीं सकते हो। जो चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है ना, उसको भी जाके तोड़ोगे तो वो भी चारों तरफ चीखती फिरती है। आप लोगों के दिल नहीं है, पत्थर हैं। अगर दंगाई तलवारें चला रहे थे, वो जो तलवारें लहरा रहे थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम थमा रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे यास्मीन फारूकी आप? तलवारें चलाते हैं, भगवा झंडे मंदिर मस्जिदों पे लगाते हैं, आप रह का रहे हो? क्या बात, क्या इंसाफ खत्म हो गया है क्या? जब ये कहा जाता है गोली मारो सालों को, तो जब भगवा झंडे से प्रॉब्लम है, मुस्कुरा के बोला है, गलत इंटेंशन मैडम। डिबेट अनुराग ठाकुर पे नहीं है, डिबेट अनुराग ठाकुर पे नहीं है, जिसपे डिबेट है उसमें बात करिए। हनुमान चालीसा में हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी हुई कि नहीं? हनुमान जयंती पे पत्थरबाजी हुई कि नहीं? हनुमान जयंती पे तलवारबाजी हुई कि नहीं? इतनी ज्यादा मात्रा में तलवारें कहाँ से आती हैं? इतनी ज्यादा मात्रा में पत्थर कहाँ से आते हैं? ये कौन उनको फंडिंग करता है? ये छोटे छोटे बच्चे पेट्रोल बम अपने हाथ में लेके क्यों घूम रहे हैं? फंडिंग करेगा? छोटे बच्चे पेट्रोल बम अपने हाथ में लेके क्यों घूम रहे हैं? आप जुल्म कर रहे हो और जालिम रो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? तो आप इसका मतलब आप अपने घरों में बच्चों को सिखाते हैं? अगर कोई फंडिंग नहीं कर रहा, आप अपने घरों में बच्चों को सिखाते हैं? ठीक है, सिखाते हैं, ठीक है। आपको क्या पता, आप बच्चों को सिखा रहे हो? आप अपने घर में आराम से एसी में क्योंकि मैडम सुनिए, ऐसा है ना, जब मुहर्रम निकलता है, जब मुहर्रम का ताजिया निकलता है ना, तो हम लोग बड़े इज्जत से सर झुकाते हैं। लेकिन अगर हनुमान जयंती पे आप तांडव करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप अगर हनुमान जयंती पे तांडव करेंगी तो आपको जवाब मिलेगा। वो जमाना लग गया, वो जमाना लग गया जब ताहिर हुसैन। यास्मीन फारूकी जी कैसी बात कर रही हैं? किस बात का डर है? क्या वो लोग आपके घर के भीतर घुस रहे थे? चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन आपको बता दूं उन्हीं को जिनको बचाने का प्रयास आप कर रही हैं ना यहाँ पर, या उनका सपोर्ट करती नजर आ रही हैं, उनमें से 5 ऐसे आरोपी हैं जिन पर रासुका यानी कि एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। पहले मैं बता देती हूं अपने दर्शकों को भी कि आखिर ये एनएसए है क्या। दरअसल 1980 में ये कानून बनाया गया था। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो कानून है वो राष्ट्र विरोधी जो विधियां हैं उनके दरअसल खिलाफ ये कानून है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ये कानून है। जो संदिग्ध अगर किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा दिखे व्यक्ति, उसको गिरफ्तार करने का अधिकार ये कानून देता है। किसी को भी हिरासत में लेने का हक ये कानून देता है। सरकार को अधिक अधिकार देने का मकसद दरअसल इस कानून का था और इसीलिए इस कानून को जोड़ा गया। लेकिन क्यों लगता है एनएसए, ये भी समझना जरूरी है। जिस तरह की बातें यहां पर यास्मीन फारूकी कर रही थी, देश की सुरक्षा को खतरा हो तब लगता है एनएसए, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगर कोई शामिल हो तब लगता है एनएसए, प्रदर्शन के दौरान अगर अपराध करने पर, सार्वजनिक व्यवस्था सेवा के नुकसान पर अगर कुछ इस तरह से दिखे तब लगता है एनएसए, संदिग्ध व्यक्ति पर लगाया जाता है एनएसए, सरकारी काम में अगर व्यवधान या बाधा डाली जाती है तब लगता है एनएसए। ये एनएसए क्या है ये मैंने आपको यहां पर बताया संगीत रागी, इसलिए मैं आपसे इस पर यह कमेंट चाहूंगी कि क्या इन दंगाइयों का इलाज या इनकी दवा क्या यही एनएसए है? देखिए, मेरे समझ से दंगाइयों का इलाज एनएसए तो है ही, लेकिन आज जो एमसीडी ने किया और जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है कि आप उनको बुलडोजर चलाएं, यदि वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। सुन लीजिए मैं पूरी। यहाँ जो है वो अवैध कब्जे को हटाया गया है और अवैध कब्जे यदि मुसलमानों ने किए हैं और यदि उनके सारे अधिकांश घर गिर रहे हैं, उसमें हिंदुओं के भी घर गिर रहे हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि जब हिंदुओं के घर गिरे हैं उसमें गुप्ता जी का भी है, बिल्कुल, चाय वाले का भी है, जूस वाले का भी है, लेकिन कोई भी हिंदू संगठन इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गया कि आपने गुप्ता जी का एक हिंदू का मकान गिरा दिया, एक मंदिर के जो आगे का परिसर बना हुआ था उसको आपने तोड़ दिया। लेकिन इस देश का सारा मुसलमान समाज एक उत्तेजना में है कि आपने मुस्लिम बहुल इलाके में जो अवैध तरीके से घर बनाए गए थे आपने उसको कैसे तोड़ दिया। तरके दिया जा रहा है कि भाई 13 साल से थे, 14 साल से थे। मैं पूछ रहा हूं कि 1970 के पश्चात भी यदि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के दिल्ली, बिहार, राजस्थान के कई जिले और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों की पूरी रिलीजियस डेमोग्राफी खराब कर दे रहे हैं
वो अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, यदि उनके खिलाफ यदि आज भी सबूत मिलता है कि वो अवैध हैं, यदि उनके यहाँ, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? यदि 50 साल पहले का भी यदि मकान यदि अवैध तरीके से बनाया गया है तो उसको क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल सवाल यहां पर है। उसके अतिरिक्त देखिए ऐसा क्यों होता है, ये आपके दर्शकों के लिए भी मैं कह रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम बहुल इलाके संवेदनशील इलाके हो जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूरोप का और कोई स्पेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो भारत का इलाका हो। ये इस पर मुझे लगता है कि इस देश को एक चिंतन करने की जरूरत है। हाँ। ऐसी क्या बातें की जाती है, ऐसी क्या तकरीरें होती हैं है। कि शोभा यात्रा यदि मुस्लिम इलाके से निकलता हो तो वहां पर हिंसा हो जाती है। और ये कोई आज ही नहीं हुआ है। आपकी बात का जमशेदपुर, आपकी बात का जवाब मैं ले लेती हूँ मौलाना साहब। सारे कोई एक आज का ये नहीं है, आजादी से पहले भी होता था। हाँ। भारत विभाजन हुआ तो लगा कि जो है वो वहां से वो तत्व जो है वो चले गए हैं, जो दंगों पर हत्या करते थे, वैसे लोग पत्थर बरसाते थे, वे तत्व पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि आजाद भारत के पश्चात भी वो मानसिकता गई नहीं है। मुस्लिम समाज का एक हिस्सा अभी भी गजवाए हिंद की मानसिकता से पीड़ित है। क्या ये सही बात है? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं जो संगीत रागी जी कह रहे हैं मौलाना साहब? संगीत रागी साहब जो कुछ कह रहे हैं, कोई पहली बार तो ये बात हो नहीं रही है। हम तो एक बात कह रहे हैं कि अवैध कब्जा जिसका भी है, अगर वो कानून के दायरे में आता है तो कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। हम बिल्कुल उसके पक्ष में हैं। वो चाहे किसी का भी आए, ये जरूरी नहीं कि वो मुसलमान का आए, हिंदू का आए, सिख का आए, ईसाई का, जिसका लेकिन विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? जैसे कि अभी यास्मीन फारूक अपनी बात करता हूँ मैं किसी की बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि चाहे आप हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी अभी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है या जो दंगाई पकड़े जा रहे हैं, ये चैनल वाले कैसे तय कर लेते हैं कि ये दंगाई है? ये समझ से बाहर है। जिस पर ये तो एनएसए कोर्ट लगा तय करेगा। जिस पर एनएसए लगा हो, आप उसको क्या एनएसए लगाए तो जब कोर्ट में जाएगा तो वो तो चैलेंज किया जाएगा। क्या कहेंगे? अगर एनएसए लग रहा है सर, एनएसए ऐसे ही किसी चलते फिरते ऐरे गहरे सड़क से उठा के तो किसी पर लगा नहीं दिया जाएगा सर। एनएसए अगर लगाया जा रहा है तो किसी खास खतरे को देखते हुए या किसी खास वजह से, वो तमाम वजह मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताई है। हमने सुन लिया, आपने जो बताया है, ये कोर्ट तय करेगा कि लगना चाहिए। कल हो सकता है कोर्ट कह दे कि गलत लगाया, तो फिर आप उस पर डिबेट करेंगे कि कोर्ट ने गलत किया, एनएसए लगाने वालों ने गलत किया, डिबेट करेंगे आप उस पर? नहीं करेंगी। हम जानते हैं ये सिर्फ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मुसलमानों को हिंदुस्तान का दुश्मन साबित करने के लिए। कौन बना रहा है? ये जो देख रहे हैं आप, जब इस तरह की डिबेटें होंगी तो क्या होगा? कोई सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है, किसकी तरफ से पत्थरबाजी हुई है, किसने तलवारें लहराई हैं, किसने क्या किया है। ये तो विषय जांच का विषय है। एकदम से आपने साबित कर दिया कि सारे गुनहगार यही है। और वो जो वीडियोस आ रहे हैं, ये कहा जाता है ना मौलाना वीडियो साहब, तो बहुत कुछ आ रहे हैं मैडम, वीडियो तो बहुत कुछ आ रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी मैडम, वीडियो बहुत कुछ आ रहे हैं। खाली वही अकेला मस्जिदों में कितने भगवा लहराए गए? एक मुसलमान बताइए जिसने किसी मंदिर पे भगवा लहराया, अपना हरा झंडा लहराया हो, उस पर एनएसए नहीं लगेगा। उस पर एनएसए नहीं लगेगा। एनएसए मुसलमान पे लगेगा। एनएसए मुसलमान पे लगेगा। ये आप क्यों सोच रहे हैं? ये आप क्यों सोच रहे हैं कि एनएसए सिर्फ एक खास विशेष वर्ग पर ही क्यों लगेगा? कितने वीडियो हैं, कितने विजुअल हैं? अंसार जी, एक मिनट सर, रागी सर देख कि हमारी मस्जिदों पे, मज़ारों के वोट पे, मज़ारों की दीवारों पे, मस्जिद के मीनारों पे जूते पहन करके चढ़ चढ़ करके लोग भगवा लहरा रहे हैं। ये वीडियो तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक वीडियो मैं संगीत रागी साहब को और आपको चैलेंज करता हूं कि एक कोई वीडियो ऐसा दिखा दीजिए किसी मुसलमान ने किसी मंदिर में जाकर के झंडा फहराया हो। नहीं दिखा सकते आप। और फिर एनएसए किस पे लगेगा? मुसलमानों पे। मैं लौटूंगी संगीत रागी जी। प्रीति पांडे, मैं लौटूंगी। प्रीति पांडे, आप सुन रही हैं यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना साहब? आपका रिएक्शन? जी इमानी जी, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई। डिबेट हमारी जो थी वो दिल्ली में जो अभी 2-3 दिन पहले जो दंगा हुआ, जो दंगा होने की कोशिश हुई, जो पथराव हुआ, जो तलवारबाजी हुई, हम उन दंगाइयों के खिलाफ यहाँ बोलने आए थे। यहाँ मुसलमान शब्द कैसे इस्तेमाल होने लगा ये मैं समझ नहीं पाई। हर जगह सिर्फ ये कहना कि मुसलमान खतरे में है, अल्पसंख्यक खतरे में है, और अभी बहुत सारे नेता ट्वीट करने लगे हैं, बुलडोजर की फोटो लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यक भारत में मुसलमान खतरे में। मुसलमानों की बात मौलाना साहब नहीं हो रही थी। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो दंगाई है, जो आतंकवादी है, उसका कोई मजहब नहीं होता, और जब दंगाइयों और आतंकवादियों के खिलाफ बात होने लगती है, आप उसको तुरंत मुसलमानों से जोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए,
मौलाना बुलडोजर साहब, आप चलाने मुझे वालों ये बता को या दीजिए, डीडीए को कब आप पता मुझे चला बता कि अवैध दीजिए, है किस ये? शरीफ कब पता चला किस शरीफ ये घर अवैध में, है? किस नहीं, बताइए शरीफ ना। इंसान के घर कब में पता तलवार चला कि होती ये है? अवैध मुझे है? सिर्फ ये बता दीजिए 1977 से लोग वहाँ रह रहे मिनट के हैं। अंदर ये 500 जब तक अवैध नहीं था, कहाँ से जब आती तक हैं? अवैध नहीं था, मैं कह ये रही 3 हूँ दिन में अवैध हो गया। कहाँ से आती हैं? ये 3 दिन में अवैध हो गया। चाहे वो दिल्ली का पिछला दंगा हो, चाहे अभी लोग तलवारें जमाने से कहाँ वहाँ रह आती रहे हैं, आप तब अपने अवैध घरों नहीं में हुआ। या ये 3 जो दिन में बच्चे अवैध हो ये गया। अपने- क्या बात कर रहे ये हैं आप तय करेंगे कि अवैध है? मतलब पत्थरबाजी हो रही है, स्टूडियो में बैठ के आप तय पत्थरबाजी हो रही है, करेंगे कि अवैध मुसलमान है? कहाँ से आ गया? ये कौन मुसलमान तय करेगा शब्द कि क्यों अवैध यूज है? करते हैं आप अगर मुसलमान अवैध था शब्द तो यूज कोर्ट ने करके रोका क्यों? मुसलमानों को बरगलाने की कोर्ट कोशिश ने क्यों रोका करते हैं? क्यों? कलाम कोर्ट ने और रोका सुनिए, क्यों अगर अवैध कलाम था और तो? कसाब में फर्क है मौलाना साहब, कलाम और कसाब में फर्क है। कलाम साहब 130 करोड़ के भारतीय के दिल पे राज करते हैं, लेकिन अगर कसाब बनने की कोई कोशिश करेगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। कलाम और कसाब में फर्क है। ये जितने जल्दी आप लोग जान जाएंगे उतना अच्छा होगा। जो देश के खिलाफ काम कर रहा है उसका साथ मत दीजिए। अगर आप कोई एग्जाम्पल सेटअप करना चाहते हैं मौलाना साहब, तो जब कहीं दंगा होता है, आप जैसे मौलाना अगर बाहर खड़े होकर ये कहे कि हम इन दंगों के मौलाना खिलाफ साहब, तो हमारा मौलाना साहब फिर ये कहां से आ गया? फिर मौलाना साहब ये कहां से आ गया कि किसी एक खास वर्ग को ही निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, फिर ये कहां से हो जाता है? कार्रवाई हो रही है ना, दंगाई होता है, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता है, तो प्लीज उसे धर्म के चश्मे से मत देखिए। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली हिंसा का एक और नया वीडियो, ये सबसे नया वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है जो सामने आया है। 16 अप्रैल को जो पथराव हुआ था, दरअसल उसका नया वीडियो है। कुछ ही सेकंड्स में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने से ये शोभा यात्रा आती है। शोभा यात्रा यहां से शांतिपूर्ण तरीके से जा रही होती है, लेकिन अचानक कुछ होता है। देखिए ऊपर की ओर देखते हुए ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और ये चीज ये बता रही है दरअसल पत्थर ऊपर से, जो छतों से बताया जा रहा था कि पत्थर दरअसल ऊपर से फेंके जा रहे थे। ये देखिए, ये शोभा यात्रा दरअसल निकाली जा रही है। हनुमान जयंती का दिन उस वक्त था और ये शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही थी। झंडा लिए शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे थे, लेकिन ये लोग ऊपर देख रहे हैं। ऊपर देखने का क्या मतलब है? वही जो तमाम वीडियोस आपने देखे थे, जब छतों के ऊपर खड़े थे ये लोग और यहाँ से पत्थरबाजी अचानक शुरू हो गई थी। दरअसल ये वही वीडियो है, और ये देखिए, ये लगातार आगे भाग रहे हैं ताकि उनको कोई पत्थर ना लगे। लेकिन इस दौरान कई लोग घायल हुए थे, और उसी के बाद दरअसल ये पूरा दंगा जो है वो भड़क गया था, क्योंकि इस बीच वही अंसार, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, वो दरअसल कुछ कहासुनी उसकी होती है और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन यास्मीन फारूकी जी, क्या दंगाइयों का साथ देना ही, मैं आऊंगी मौलाना साहब, मैं आऊंगी। यास्मीन फारूकी जी, क्या दंगाइयों का साथ देना ही सच्चा मुसलमान कहलाता है? दंगाई तो दंगाई होता है ना मैडम। अरे दंगाइयों का साथ क्या आप मेरे पे टिप्पणी करेंगी? इस बात पे आप मेरे पे टिप्पणी करेंगी? मैं उन मजलूमों की यास्मीन जी, मैं हर उस शख्सियत को कह रही हूँ जो दंगाइयों का, जो अपराधियों का, जो गुंडों का साथ देते हैं। जवाब सुन लीजिए जी, जवाब सुन लीजिए, बोलिए। जवाब सुन लीजिए। कोई दंगाइयों का साथ नहीं देता, पर उन मजलूमों के लिए भी तो कोई खड़े हो जाओ जो पिट रहे हैं, पुलिस में उनके मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जो वहाँ थे ही नहीं, जिनके हाथ कटे हुए हैं और उनको ये कहा जाता रहा है कि पत्थरबाजी की है उन्होंने, उनका भी नाम ले दीजिए। उन पे भी बुलडोजर चल रहे हैं। कल करौली में देख के आई हूँ, अपनी आंखों से, दिल्ली वाली बात नहीं कर रही, जो मकान ढहे हैं, कौन पत्थर, अभी तो यही तय नहीं है कि पत्थर कहाँ से आता है। हाँ, यही तो पूछ रहे हैं कहाँ से आई पत्थर? वीडियो जो दिखाया उसमें पत्थर कहाँ मारे जा रहे हैं, वो दिखाइए ना। तो आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? पूछ लीजिए कि जब शोभा यात्रा निकल रही थी, ऊपर से पत्थर क्यों मारे? कहाँ से ऊपर से पत्थर क्यों मारे? तो दिखाइए ऊपर से क्यों आए? मौलाना साहब, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं चाहूंगी अपने पीसीआर डायरेक्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जो शोभा यात्रा, मैं चाहूंगी अपने पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक बार वो वीडियो जो अभी लेटेस्ट वीडियो सामने आया है उसको दिखाइए। जब शोभा यात्रा वहां से निकल रही है, तो वो लोग जो वहां से निकल रहे हैं, बिल्कुल सर, ये देखिए सर, थोड़ा सा टाइम लगता है, लीजिए, देखिए ये जो आगे शख्स निकल रहे हैं। हाँ, तो आप ये देखिए, ये ऊपर
ये दो पर क्या लोग देख रहे हैं शोभा यात्रा को, पत्थर नहीं फेंक रहे। ये देख रहे हैं कि ये शोभा यात्रा को देख रहे हैं मैडम। ये तो बड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है ना मामला। आप उसको देखना नहीं चाह रहे, यहाँ से आप दिख रहे हैं। संगीत रागी जी, नहीं दिख रहा है कि आपको? आप दिखाइए ना, कहाँ पत्थर फेंके जा ये रहे हैं? सारे लोग ऊपर क्या देख रहे हैं? जुलूस देख रहे हैं मैडम, शोभा यात्रा देख अच्छा रहे ठीक है, आप मैं चाहूंगी कि प्लीज फुल फ्रेम अब आप जूम करके करके आप ये दिखाइए। देखिए मौलाना साहब, स्पेशली आपके लिए हमारे लिए नहीं, देश के लिए दिखाइए। बताइए कहाँ पत्थर फेंके जा रहे हैं, कहाँ है वो विजुअल? सर देश देख रहा है, देश देश ही तो देख देख रहा रहा है है कि मैडम। देश के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, देश ही देख देश रहा को है। कौन ये औरतें बांटने की बच्चों को कोशिश गोद कर में रहा है। लेकर देश के पुरुष भीतर देख ये रही है, छोटे पत्थर फेंक रही है। छोटे ये खंड नहीं किया जा अरे आप सकता है। देखिए, मुझे आप विजुअल दिखाइए पहले। ये जो आपने विजुअल कहा चल रहा है पत्थर फेंके जा सर, रहे हैं। ये विजुअल चल रहा है, आप देखना नहीं चाह रहे। हम दिखाइए तो। अरे देश देख रहा है। अंसार जी बोलने दीजिए। नहीं, अंसार ऐसे जी, नहीं है, अब झूठ क्यों फैला रहे हैं फिर? अच्छा अंसार जी, संगीत रागी जी बताइए जरा, ये कहाँ लोग पत्थर ऊपर फेंके क्या जा रहे देख रहे हैं? ये अंसार लोग क्यों जी, भाग के निकले यहाँ से? देखिए, ये लोग हमें क्या क्यों पता क्यों भाग के निकले? नहीं उससे अंसार, पत्थर मारना साबित नहीं, कर दिया आपने। देखिए, अगर प्लीज- लोग भाग के निकले हैं तो प्लीज बात उसको करने पत्थर यार, मारना ये साबित कर दिया ऐसे आपने। तो कोई तरीका नहीं है। आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं आप बोलिए। लगातार। देखिए वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको भागने का शौक है और ऊपर से फूल बरसाया जा रहा था। अरे यार, ये कोई आज हो रहा है क्या? शोभा यात्रा यदि मुस्लिम कलियों से निकलती है तो इस देश का इतिहास रहा है। भिवंडी में, जमशेदपुर में, रांची में, भागलपुर में, पटना में, कहाँ की गिनाऊं, हर जगह ऐसा है। केरला के अंदर विधिवत हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है, मंदिरों की घंटियां नहीं बज सकती है। ये मानसिकता है। मैं सर सुनिए आप प्लीज, उसको धर्म से मुझे अपनी जोड़ रहे बात कह लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं जो सुन अच्छा लीजिए। ठीक है, मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ। सर इतने यहाँ ये intolerant बच्चे क्या हैं। कुछ कह रहे हैं, ये लगातार जो लोग निकल रहे थे ये क्या कुछ कह रहे हैं, तब आप रागी जी अपनी बात कंप्लीट करिएगा और मौलाना जी आप रिएक्ट करिएगा। सुनिए जरा, अबे पत्थर क्यों बरस रहे हैं? सुनिए, लिसन। मम्मी पत्थर बरस रहे हैं। कौन कह रहा है ये? अब सुन लीजिए आप जरा। ये बच्चे छोटे कौन से बच्चे? जो वो गोद में लिए है, जो वो गोद में लिए है बच्चा, जो गोद में लिए है बच्चा छत से। पहले पूरा सुनिए। सुन लीजिए, अरे पत्थर बरस रहे हैं। सुन लीजिए। अरे तो वही तो कह रहा है कि कौन बरसा रहा वही है। कह रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कौन बरसा रहा मुस्लिम घरों से बरस रहा है। है। वही तो कह रहा है कि कौन बरसा रहा यार मौलाना। है। वही कह रहा है कि कौन बरसा रहा है। पत्थर आपकी संस्कृति है। बरस रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपने देखा और आपको हमने सुनवाया भी। मौलाना साहब को क्लियर हो जाना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मौलाना साहब देखना ही नहीं चाह रहे। नहीं, आप कह रहे हैं दिन को रात, तो मैं कैसे रात मान लूं? अगर मेरे को सूरज दिखाई दे रहा है, मुझे दिन का उजाला दिखाई दे रहा है, मैं कैसे मान लूं? और मैं क्या, यहाँ संगीत रागी जी भी नहीं मान रहे। उधर प्रीति पांडे अगर देख पा रही है, अगर प्रीति पांडे देख पा रही है, अगर उनके पास कोई सुविधा ऐसी है तो प्रीति पांडे को भी नहीं लग रहा होगा। वो दिन को, अरे आपको सुनवा दिया, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और आपको मैंने ऑडियो भी सुनवा दिया। सुन लिया मैडम, हमने ऑडियो भी सुन लिया, वीडियो भी देख लिया। देखिए वो बच्चा जब शोभा यात्रा पे इमानी जी, पत्थर देखिए बरसाए जा रहे संस्कृति हैं तो वो एक मुस्लिम घर का ही बच्चा कह रहा है कि अरे इस पर पत्थर क्यों बरसाया जा रहा है। वो कह रहा है, सुन लीजिए, उसने कहा ये जो- पत्थर कैसे बरसा? अरे भैया तो वो कहाँ से इस आ पर रहा है, नहीं। उसका पड़ोसी बरसा रहा है। क्या पता कौन उसका- बरसा रहा है सर? वो वीडियो दिखाइए ना। नहीं कि कहाँ से छतों से पत्थर आ रहे हैं, नहीं, कहाँ से आप तो पत्थर आ रहे शांति हैं। के कबूतर हमेशा रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ऐसा में भी नहीं। बम फोड़ते हैं तो वहाँ ऐसे भी ऐसे साबित मत होता है। कीजिए ना। लंदन में ये बम कोर्ट फोड़ते जब हैं, वहाँ जांच भी होगी तो शांति सब के लिए सामने आ बम जाएगा फोड़ते सर। हैं। सब अरे जांच होगी, जर्मनी सब में आप सामने आ बम जाएगा। फोड़ते हैं तो भी शांति के लिए बम फोड़ते हैं। जांच सीरिया में होगी, बम सब फोड़ते सामने आ हैं जाएगा। तो शांति के लिए बम जिसने फोड़ते हैं। गलत किया होगा उसको सजा अफगानिस्तान में बम फोड़ते हैं, बानियान जिसने की गलत मूर्ति किया तोड़ते होगा, हैं, रागी साहब, उसको शांति सजा के लिए बम मिलेगी। फोड़ते हैं। रागी साहब, मैं भाई, कह रहा हूं, जिसने अल्जीरिया, गलत किया उसको मोरक्को, सजा मिलनी ट्यूनीशिया, चाहिए। ये सब जगह बम फोड़ते हैं, शांति के लिए बम फोड़ते रागी हैं। साहब। यहाँ भी आप शांति का ही प्रदर्शन कर रहे थे। रागी साहब, अरे भाई, कम से कम अपने मत अंदर झांक करके देखिए। झांक लिया सर। आपके समाज में सर आप अपने अंदर झांक के देखिए, इतनी हिंसा हमने तो कहाँ से झांक आ लिया रही कि है? आप क्या माहौल पैदा कर रहे हैं। क्योंकि क्या आप था ये यही देश अपने और 8 बच्चों साल को में क्या पढ़ाते बना हैं। दिया आप लोगों ने। यही आप अपने ये बच्चों देखिए को पढ़ाते हैं, यही कारण है कि इस प्रकार हम की अपने कट्टर बच्चों को क्या मानसिकता पढ़ाते पैदा हैं करते हैं। कि शोभा यात्रा निकल रही थी तो बच्चों ने फूल बरसाए। हम ये पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, शोभा यात्रा पर फूल बरसाए हैं, पानी पिलाया है, शरबत पिलाया है, वो पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को। अंसार रजा जी, अंसार रजा जी, ये काम यदि RSS ये का हालत है, होता है ना, ये काम सुन भाजपा लीजिए, का है, सुन ये लीजिए, हिंदू परिषद का है, यूपीए ये बजरंग दल का है, ये करती थी। मुसलमानों का काम नहीं है सर। देखिए सुनिए, आपने मुझे भी बात कर लेने सर ये दीजिए। देश, सर सुनिए आप बोलिए। मौलाना साहब,
जहां से ये काफिला निकल रहा है ना, ये शोभा यात्रा निकल रही है, मैं आपको बताऊं, मैं खुद वहां पर थी, मैं लगातार 3 दिन वहां गई, मैंने देखा कि मस्जिद भी है और साथ में ही मंदिर भी है। ये एक भाईचारे का, आपसी सौहार्द का प्रतीक है, उसका परिचय दे रहा है। लेकिन वहां के लोग ये परिचय देता प्रीति पांडे नहीं नजर आए, वहां के लोग इसका परिचय देते बिल्कुल भी नहीं नजर आए। हिमानी जी, मैंने ये भी सुना कि जो लोग वहाँ पे थे, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो बांग्लादेश से, जो बंगाल से यहाँ कुछ सालों पहले शिफ्ट हुए, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो बंगाल से शिफ्ट हुए कि बांग्लादेश से शिफ्ट हुए। CANRC के दंगों से इनका क्या लेना देना है। फिर सबसे बड़ी बात और हिमानी जी, जब तक PFI बैन नहीं होगी इस देश में, इस तरह के दंगे होते रहेंगे। PFI द्वारा पूरे देश में जो प्रायोजित ड्रामा ये लोग करते हैं, देखिए पत्थरों, अरे देखिए PFI के नाम पे भड़क गई मोहतरमा, PFI के नाम पे आप क्यों भड़की? PFI एक आतंकी संगठन है, PFI एक आतंकी संगठन है, आप क्यों भड़क रही हैं? आप तो इस देश की मुसलमान महिला है भाई, आप तो भारतीय हैं, आपका PFI से क्या लेना देना? PFI आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन से आपको इतना प्रेम क्यों? आप तो भारत के मुसलमान हैं, आपको PFI से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिस दिन हिमानी जी PFI बैन होगी, इन सब की बुद्धि ठीक हो जाएगी। PFI बैन होना बहुत जरूरी है। PFI बच्चों को बरगलाती है, PFI मुसलमान बच्चों को बरगलाती है, हाथ में पत्थर दिखाना सिखाती है, चाहे वो कश्मीर हो, एक PFI की पॉलिटिकल फ्रंट है SDPI, ये सब के सब जी। और यास्मीन जी, मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे, अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मौलाना साहब, आपको जाना है मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ी देर मेरी रिक्वेस्ट पर प्लीज आप थोड़ा सा और रहिए। मैं प्लीज, आपको जाना है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा रहिए आप। लेकिन यास्मीन जी, प्रीति जी, एक करके बोलिए, पहले प्रीति जी बोल रहे हैं, यास्मीन जी फिर आप जवाब दीजिएगा। उसको बैन करने का होगा, जो गवर्नमेंट मेन होगी वो अपने से एहतजाज करने वालों से चिढ़ेगी, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है। प्रीति जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मौलाना साहब का रिएक्शन लूंगी। मेरे को आप बोल चुकी है, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हाँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। PFI का नाम लेते हैं ये लोग क्यों भड़क जाते हैं भाई? PFI से इनका क्या संबंध है? ये भारत की मुसलमान है, भारत की मुसलमान महिला है, बड़ी बहन है मेरी। आप तो भारतीय मुसलमान है, आपको क्या लेना देना PFI से? PFI के नाम पे आप लोग क्यों भड़क जाते हैं? PFI से कितने पैसे मिलते हैं पूरे देश भर में दंगा फैलाने के लिए? दिल्ली में जितने दंगे हो रहे हैं सब PFI फंडेड है हिमानी जी, सब PFI फंडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री इसको बैन करना चाहिए। ठीक है यास्मीन जी, मैं आपका जवाब लूंगी, लेकिन देखिए मौलाना साहब को जाना है। मैं मौलाना साहब उस वक्त कुछ कह रहे थे, मैंने रोक दिया था। जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं मौलाना साहब। मैं आऊंगी यास्मीन जी, इसका जवाब लूंगी मौलाना साहब। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी तरफ का हो। दंगाई होता है। विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल बीजेपी और आप पार्टी पेश कर रही है। तीसरा यह है कि एक लीगली अगर इसको कहा जाए तो एक नया जुरिस्प्रूडेंस निकल चुका है, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस। चौथी चीज़ यह है कि आप मुसलमानों को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। पांचवी बात यह है कि अगर वो इलीगल अनऑथराइज्ड बनाए गए तो 7 साल से बीजेपी की सरकार क्यों सो रही थी? आठवीं बात यह है कि आपको कोई अख्तियार नहीं है, आपने एक कम्युनिटी को टारगेट करके उनकी दुकानों को और उनके घर को आपने नुकसान पहुंचाया। तो आप कौन होते भैया कोर्ट फैसला करने वाले कि कोई क्रिमिनल है या कोई कोर्ट तय करेगा? तो आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं और आप क्रूरल्टी का मुजाहरा कर रहे हैं। और मैं याद दिलाना चाह रहा हूं बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को कि कांग्रेस ने भी तुर्कमान गेट किया था। तो MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को आप यहां पर सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि दरअसल कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो दरअसल आप मुस्लिम्स को दे रहे हैं, आप दरअसल उनको टारगेट कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो है वो क्रूअल्टी दिखा रहे हैं। NSA को लेकर भी, तमाम चीजों को लेकर वो बोलते नजर आए। इससे पहले भी जब अंसार की गिरफ्तारी हुई थी, जब वो तमाम चीजें सामने आई थी, तब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब बचाव करते हुए नजर आए थे अंसार का, और क्या कह रहे थे, गरीब मुसलमान है और वो बेचारा तो कंट्रोल करने की
कोशिश कर रहा था। इस तरह की तमाम चीजें भी असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर कही थी। तो ये वो तमाम बातें जो एक बार फिर से दोहराते हुए यहां पर नजर आए और ये बताते हुए नजर आए कि किस तरह की क्रूअल्टी जो है वो दरअसल मुसलमानों के प्रति हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से ये दरअसल पहली बार नहीं हुआ है। जिस तरह की तस्वीरें अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल आज की कार्रवाई है जो अतिक्रमण के जो अवैध निर्माण था उसके खिलाफ जो ये कार्रवाई आज की गई, ये दरअसल वो कार्रवाई है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह से बुलडोजर जो है वो चला था। दिल्ली नगर निगम की बात करें तो उसने ये कार्रवाई की। इससे पहले भी कई बार नगर निगम ने दिल्ली में अतिक्रमण को हटाया है। तो थोड़ी देर पहले जो मौलाना साहब यहां पर ये कह रहे थे कि आखिर अब क्यों दिखाई ये दिया, क्या पहले नहीं दिखाई दिया, तो पहले ये नहीं है। ये बात ठीक है कि दिल्ली में अगर हम आधे से ज्यादा दिल्ली कहें तो वो तो अवैध निर्माण ही है वहां पर, और समय समय पर हमने देखा है कि किस तरह से वो चाबुक चला है, वो बुलडोजर चला है और उसी की वानगी उसी को तस्दीक करती। ये तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो दरअसल जहांगीरपुरी इलाके की है जहां आज एमसीडी ने ये कार्रवाई की, और दूसरी तस्वीर लक्ष्मी नगर इलाके की है। दिल्ली का लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली का इलाका जहां 2018 में करीब 100 दुकानों पर अतिक्रमण करने पर गाज गिरी थी। तो ये दो तस्वीरें बहुत कुछ यहां पर कह रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ये कार्रवाई जो आज की गई है इस पर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वो दरअसल ये कह रहे हैं कि कार्रवाई ये निशाना जो है, ये देखिए ये वो ट्वीट है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये दरअसल संविधान पर बुलडोजर जैसा है जिस तरह की कार्रवाई की गई है। बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े व दलित इनके निशाने पर है, और ये दरअसल संविधान पर बुलडोजर जैसा है। ये दरअसल बीजेपी पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए, इससे पहले हमने सुना था कि आज ही जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी ये कहा कि दरअसल ये जो पूरा तमाम चीजें हो रही है और रोहिंग्याओं का जिस तरह से जिक्र आ रहा है वो दरअसल बीजेपी की देन है, उन्होंने ही इन्हें बसाया है। लेकिन चलिए बुलडोजर की यहां पर बात हो रही है, जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि कब ये बुलडोजर चला है। आपको बता दें लक्ष्मी नगर की तस्वीर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। 100 दुकानें ऐसी थी जिन पर यह कड़ा एक्शन लिया गया। इसके अलावा अगर बात करें कालका जी की तो वहां 4 मंजिला जो इमारतें, वहां पर दरअसल जो स्लम क्वार्टर्स थे उन पर दरअसल ये एक्शन लिया गया था। ना केवल इतना बल्कि मछली बाजार है उसकी बात करें, यहां रविदास मार्ग पर ये जो एक अभियान है वो दरअसल यहां पर चला था। इसके अलावा उत्तम नगर की अगर मैं बात करूं तो हस्तसाल नाला से हटाए गए थे ये अतिक्रमण। जी हां, यहां पर भी जो अवैध निर्माण है वो काफी हद तक किया गया था, उसको भी साफ कर दिया गया, उसको भी हटाया गया। इसके अलावा अगर मैं नजफगढ़ की बात करूं तो सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया गया। ऐसे ही पहाड़गंज में हुआ, सिविल लाइंस में हुआ, नरेला में हुआ, केशवपुरम, मतलब ऐसे कई नाम हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम रुक करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों के खिलाफ नदारत रहे पूरे मैदान में। क्या आपको लगता है दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन? ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन। ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का है भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है बताइए? क्या दिल्ली में इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े बड़े घर इलीगल नहीं है? मगर आफत आती है तो गरीबों पर, और खास तौर से मुस्लिम गरीबों पर। एमसीडी का चुनाव होने वाला है, क्या आपको लगता है कि एक ध्रुवीकरण की कोशिश है एमसीडी? अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर जिसको आप उसके रोजगार से, जिसको घर से महरूम कर दिए, जिसको आपने रमज़ान के महीने में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या दुनिया देख रही है कि कैसे वो लोग, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की फ्रूट शॉप की, फ्रूट जूस की दुकान में टेट्रा पैक के जूसेस के डब्बों कलेक्ट कर रहा है, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। कोई औरत पुकार रही है कि मेरा उसी पे घर चलता है। कोई कह रहा है कि गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कागज़ हैं उसके। ये इनकी तकालीफ नहीं सुन सकते बीजेपी के लोग, इनको नहीं नजर आ रहा है इनका। इतनी हेट्रेड क्यों है इन लोगों को?
बुलडोजर एक ऐसा शब्दकोश बन गया है बीजेपी के लिए जो यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां अभी चला रहे हैं। हेट स्पीच की बात कर रहे थे, लेकिन रागी साहब ये कौन कर रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो अपराधियों का बचाव ये कर रखे हैं, कानून तोड़ने वालों का साथ ये दे रखे हैं, मतलब एक एजेंडा सा बन गया है कुछ दलों का। और अभी अखिलेश यादव का ट्वीट भी आप देख रहे थे, वो तो संविधान पर बुलडोजर बता रहे हैं इसको। देखिए, मजेदार बात है कि जब शोभा यात्रा पर हिंसा की गई तो उसमें से ना असदुद्दीन ओवैसी बोलने आए, ना अखिलेश यादव का ट्वीट आया, ना राहुल गांधी का ट्वीट आया। लेकिन आज जब बुलडोजर चलने लगा, एक सवाल जरा इनसे भी तो पूछा जाना चाहिए था कि 3 दिन पहले जो हम लोगों ने देखा था कि दंगों में शामिल जो लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहाँ से पत्थर लेकर के आ रहे थे, कहाँ से उनके हाथों में बॉटल था, कैसे उनके हाथों में लाठी डंडे आए थे। तब उस समय ये सवाल नहीं ये पूछते उनसे कि इनके हाथों में पत्थर कहाँ से आए, डंडे कहाँ से आए। सीएए के समय छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा कहता है कि नरेंद्र मोदी को काट दूंगा, अमित शाह को काट दूंगा, और कोई एक जगह ऐसा नहीं होता है, इस देश के हर कोने में, कई कोनों में ऐसी गूंज उठती है। तब ये सवाल नहीं पूछते कि ये मस्जिदों से तकरीर का परिणाम है या उनके खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ एक हेट स्पीच घरों में दिया जाता है, जिसके कारण इस तरह से तालिबानी बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में। तो यास्मीन जी, जब ऐसे लोग देश के लिए खतरा है, देश को तोड़ने की, टुकड़े टुकड़े करने की बात जब कर रहे हों, क्यों नहीं लगना चाहिए उनके खिलाफ रासुका? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ लगाइए ना रासुका में, तो कोई परेशानी नहीं होगी। जब वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगाइए। और कौन ऐसी आम आदमी की हिम्मत है, जिगरा है कि वो ऐसी बातें करेगा? आप कैसी बात कर रहे हो? गरीब आदमी को आप देख नहीं रहे हो? शोभा, ये कह रहे हैं शोभा यात्रा से किसी को क्या परेशानी होगी? भाई, हम तो खुद सर आंखों पे बिठाने को तैयार हैं, पर अगर आप वहाँ पे उसमें तलवारें हिलाओगे, मस्जिदों पे जाके नारे लगाओगे, मस्जिदों के सामने चिल्लाओगे, गालियाँ दोगे, तेज तेज नमाज के टाइम पे आप है ना वीडियो बजाओगे, कैसे काम चलेगा? ये गरीब है यास्मीन जी। मैं अगर आपके पास टेलीविजन स्क्रीन हो, ये अंसार, ये सलीम, ये जो 5 आरोपी जिन पर ये एनएसए लगा है, दिलशाद, गुल्ली, ये जो तमाम लोग हैं ना, ये सलीम, इन सब के नाम चल रहे हैं यहाँ पर, जिन पांचों पर रासुका लगा है। क्या इनकी शक्लें देखकर, क्या इनकी हरकतें देखकर, क्या इनका व्यवहार देखकर, क्या कहीं से भी आपको ये गरीब लग रहे हैं? ये पैसे नोट लहराते हुए, ये इतनी पूरे हाथों में भर भर के, ये सोने की, हीरे की अंगूठी पहने हुए, ये गले में इतनी मोटी मोटी चेन डाले हुए, ये आपको गरीब लग रहे हैं? कहां से गरीब लग रहे हैं आपको? 5-5 मंजिला इमारत इन्होंने खड़ी कर रखी है वहां पर। अय्याशी के इनके तमाम सामान जो है वो सामने आते हैं जब पड़ताल करने के लिए निकलो। ये आपको गरीब लगते हैं? नहीं, मासूम लगते हैं? एक छोटा देश को तोड़ने की बात करते हैं, आपको मासूम लगते हैं? क्या मैंने बोला है? क्या मैंने इनके लिए नहीं बोला, मैंने उनके लिए बोला है। मैं तो एक सवाल कर रहा हूँ कि जब आप पत्थर लेकर के सड़कों पर दंगा करते हैं, तब आप सोचने नहीं जाते हैं कि हम गरीब हैं, तब आप नहीं करते हैं। और जब आपके अवैध घरों को, जो आप अवैध निर्माण कर लिए हैं, उनको हटाने की बात भी नहीं कर रही हूँ संगीत रागी जी। मैं तो उन पत्थरों की बात कर रही हूँ, उन कांच की बोतलों की बात कर रही हूँ, उन पेट्रोल बम की बात कर रही हूँ, उन तलवारों की बात कर रही हूँ जो वहां पर लहराई गई थी उसके बाद। बिल्कुल, मैं उनकी बात कर रही हूँ। क्यों ना लगाए जाए इन पर रासुका, जो देश के लिए खतरा हो? आप उसकी बात करिए ना, जो यात्रा में, और बार बार धर्म, गुंडा को गुंडा कहिए ना, अपराधी को अपराधी कहिए, दंगाई हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शोभा यात्रा पहले से निकल रही थी, ये तो लोगों को पता था, लेकिन एकाएक मुस्लिम इलाके में छतों पर बड़े बड़े पत्थर जमा है। कहाँ से जमा हो जाते हैं? हर मुस्लिम इलाके में बड़े बड़े पत्थर, पेट्रोल बम कहां से एकाएक जमा हो जाते हैं? इसका मतलब कि यह एक प्रयोजन था, यह एक प्रयोग था, यह अचानक नहीं हुआ है। यह बताने की कोशिश की गई है। अगर आप उन मासूमों की बात कर रहे हैं ना यास्मीन जी, मुझे वाइंड अप करना है क्योंकि टाइम मेरे पास इतना है। अगर आप उन मासूमों की बात कर रहे हैं ना, जिस अपनी ही कौम को आप बरगलाते हैं, तो मैं आपसे माफी के साथ ये कहना चाहूंगी, बल्कि माफी भी क्यों, मैं ये कहूंगी कि आप कृपया करके ऐसे मासूमों को ना बरगलाएं, ना उनको इस तरह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने दें, ना उनको देश को तोड़ने की बातें करने दें, और ना ही इस तरह से खंड खंड देश के भीतर ही करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।